एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन कोर्स की सीरीज में। लेक्चर को दोस्तों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लेक्चर में आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे थे वैदिक एज के अंदर और हड़प्पन कल्चर के अंदर, उसमें एक पॉइंट था जहां पर एक गलती हो गई थी मुझसे बताने में। वहां पर एक डिफरेंसेस में ये दे रखा था कि हड़प्पन राइटिंग जो है वो अनडिसाइफर्ड है और वैदिक कल्चर में दे रखा था नो राइटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड। राइटिंग सिस्टम दोस्तों वहां पर इन्वेंट हो चुका था। फ्लो में गलती से मैंने बोल दिया था वहां पर, और पीपीटीज में भी गलती से वो वाला पॉइंट पुट हो गया था। राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता तो वेदास कैसे लिखे जाते हैं, उपनिषद उस स्टेज में कैसे लिखे जाते हैं, तो राइटिंग सिस्टम वहां पर डेवलप हो चुका था। ठीक है, वो वाला पॉइंट आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के लेक्चर में महाजनपद पीरियड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से हम लोग महाजनपद पीरियड को समझेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीके से बात करते हैं कि ये महाजनपद पीरियड था क्या। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, उसके बाद वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन आया, आर्यंस का सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है। इस टाइम पर हुआ क्या, जब आयरन इन्वेंट हुआ 6th सेंचुरी बीसी में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जंगल वगैरह इंसान जो है साफ करने लगे, बहुत सारे बड़े एरियाज पे उन्होंने कब्जा करा, खेती बाड़ी अपनी डेवलप करी, और उसी के साथ हुआ क्या, उन्होंने दूसरे रीजन्स के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करा। लोगों ने धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया कुछ एरिया के लोगों ने, और वहां पर वो लोग किंगशिप में आ गए, राजा वगैरह बनने की चाहत उनके अंदर जाग गई। अब शुरू में ये जो पावरफुल एम्पायर्स थे इनका नाम था जनपद, लेकिन इनमें से टोटल नंबर याद रखना दोस्तों 16 बने। अटमोस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम्स वो इमर्ज होकर आए और उनको हम लोग बोलते हैं महाजनपद। यानी कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो थे वो थे जनपद, लेकिन उन सारे किंगडम्स में थे जो 16 महारथी जो थे, जो 16 मोस्ट पावरफुल किंगडम्स जो थे, उनको बोला जाता है महाजनपद। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि महाजनपद टोटल होते कितने हैं, आंसर विल बी 16। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम महाजनपद के पीरियड को उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए पढ़ने वाले हैं। यानी कि महाजनपद 16 थे टोटल, लेकिन हम सिर्फ वही वाले जानेंगे, उन्हीं का इतिहास जानेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो पॉलिटी और जो रूल था महाजनपद का, अटमोस्ट पावरफुल किंगडम्स का, विच वर 16 इन नंबर, ये इस्टेब्लिश हुआ पूरे के पूरे आर्यवर्त में। यानी कि गंजेटिक प्लेन के आसपास के एरिया को आर्यवर्त रीजन बोला जाता है। आफ्टर द वैदिक पीरियड, यानी कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज आया, फिर वैदिक पीरियड आया जिसके अंदर दो फेजेस की बात होती है, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद शुरुआत होती है इतिहास में महाजनपद फेज की 16 महारथ या महारथियों एम्पायर की। ठीक है, अब महाजनपद के बारे में अगर हम इतिहास के पन्नों में दोस्तों देखें तो हमें रेफरेंस महाजनपद का कहां देखने को मिलता है, हमें वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है और एक जैना वर्क या जैना लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है। तो महाजनपद का मेंशन आपको देखने को मिलता है इन द बुद्धिस्ट वर्क नोन एज अंगुत्तरा निकाय, और जैना वर्क के अंदर जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, टोटल 16 महाजनपद थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टोटल महाजनपद वर 16। उनमें से जो 8 थे, 50% महाजनपद जो थे, दे वर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनको हम बेसिक तरीके से जानते हैं। सबका इतिहास हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लिस्ट जान लो एक बारी, और महाजनपद के साथ उनका इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या था, ये एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर प्रीलिम्स में, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहला था, ये सारे दोस्तों 8 के 8 वो महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में पाए गए, याद रखना। पहला था मल, या आप इसको मल्ला भी कह सकते हो। देखो इंग्लिश में क्या होता है, मैं आपको हमेशा से अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूं, हम जब भी वैदिक नेम्स, सांस्कृतिक नेम्स या हिंदी नेम्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना, उसके आगे ए लग जाता है। जैसे हम महाभारत के किरदारों की अगर बात करें, हम बोलते हैं अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, लेकिन इंग्लिश में लिखने के टाइम पर हम कैसे लिखते हैं, अर्जुना, महाभारता, ए लग जाता है सबके आगे। कृष्ण को कहते हैं हम लोग कृष्णा। ठीक है, तो ए लग जाता है आगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको मल कह लो या मल्ला कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना आना चाहिए, आपको एग्जाम के टाइम पर याद होना चाहिए।
कैपिटल जो थी मल्ला की, मल्ला महाजनपद की, इट वॉज कुशीनार, या फिर आप इसको पाव भी कह सकते हो, कुशीनारा कह लो, पावा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इंपॉर्टेंट महाजनपद यूपी का, इट वॉज काशी, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। तीसरा कोसाल, कैपिटल श्रावस्ती। चौथा वत्स, कैपिटल कौशंबी। पांचवा छेदी, कैपिटल शुक्तिमती। सिक्स्थ है सुरासेन, कैपिटल मथुरा। सेवेंथ कुरु, कैपिटल इंद्रप्रस्थ। और एट्थ है पंचाल, कैपिटल इसकी दोस्तों दो थी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे महाजनपद जो यूपी में पाए गए हैं उनकी एक एक कैपिटल ही देखने को मिल रही है यहां पर, ठीक है। कुशीनार का दूसरा नाम पाव है, ठीक है, लेकिन विद रेफरेंस टू पांचाल यहां पर आपको दो कैपिटल्स देखने को मिलती हैं। अभी हम थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक थी काम्पेल्ले और दूसरी थी अहेछत्र, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये सारे के सारे 8 इंपॉर्टेंट महाजनपद जो कि यूपी रीजन के अंदर पाए गए हैं, ये उसका मैप है, ठीक है। और कैपिटल्स मैंने आपको बता दी, रीजन्स भी यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे जो कोसाल महाजनपद था, आज के समय में जो रीजन है अयोध्या का, श्रावस्ती का, बस्ती और लखनऊ रीजन है जो यूपी का, ये वहां आपको देखने को मिलता था। काशी, वाराणसी, इसकी कैपिटल भी देखो वाराणसी है। ये कुरु महाजनपद था, पांचाल महाजनपद जिसकी दो कैपिटल थी, काम्पेल्य और अहेछत्र। शुरासेन मथुरा रीजन के आसपास देखने को मिलता था। वत्स प्रयागराज रीजन में, मल्ल कुशीनगर रीजन में, और छेदी बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबके कैपिटल्स। अब ये जो महाजनपद पीरियड है, हमसे ये बोला जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फेज को मार्क करता है भारत के इतिहास के अंदर, जिसने बेसिकली एक नींव रखी कि कैसे जो पूरा का पूरा देश के अंदर हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हुआ। यानी कि किंगडम्स जब बने तो ऑब्वियसली बात है, एक बड़े से एम्पायर को, एम्पायर तो हम नहीं बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे। एम्पायर जो टर्म होता है वो किंगडम से भी बड़ा होता है। हमारे देश का फर्स्ट एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। किंगडम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि किंगडम को चलाने के लिए आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो चाहिए होता है, और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को अच्छे से गवर्न करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटी, या फिर आप कह सकते हो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, ताकि जो किंगडम आपने बना रखा है, जो किंगडम की नींव आपने सेट कर रखी है पूरी की पूरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है आपका, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से आपके राज्य में प्रशासन चलेगा, वो आपके हाथों से छूट ना जाए। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बहुत स्ट्रांग थी। दूसरा, व्यापार इस टाइम पर और चरम सीमा में भारत में होने लगा था, कल्चर पनप रहा था, एंड देयर वाज राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स, टोटल 16, और यूपी के अंदर पाए जाते हैं 8, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले कोसाल महाजनपद को, ठीक है। तो जो कोसाल महाजनपद है उसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी देखने को मिलती है कि बहुत सारे रूलर्स जो थे कोसाल महाजनपद को पाने के लिए, उनके आपस में बीच में एक मतभेद चल रहा था, ठीक है। और एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बीच में ये वाला महाजनपद जो है वो फंसा हुआ था। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने लिखा हुआ है कोसाल जनपद या कोसाल महाजनपद कह लो। इट वॉज द स्टोरी ऑफ वेलर, डिप्लोमेसी एंड टाइमलेस लेगेसी। ये प्राउड हेरिटेज है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। कोसाल महाजनपद का पूरा जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इट वॉज एज लार्ज एज मॉडर्न अवध रीजन। इसकी जो कैपिटल थी, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस करा था, इट वॉज श्रावस्ती, और ये सिचुएटेड था ऑन द रिवर बैंक ऑफ राप्ती रिवर, जिसको पुराने जमाने में इरावती नदी भी बोला जाता था। यहां पर इसका एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था महाकोशाल देव। इसने काशी को कॉन्कर करा था अपने टाइम में, जब ये वहां का राजा था, ठीक है। ये जब कोशाल महाजनपद का राजा था, इसने काशी को कैप्चर करा था, और काशी को उसके बाद अपने किंगडम के अंदर मर्ज कर लिया था। इसने कोसाल महाजनपद के अंदर इसने मर्ज कर लिया था।
अब अगर हम इसके पूरे के पूरे इतिहास को देखें तो आपको 5-6 पॉइंट्स में इसका पूरा का पूरा कोसाल महाजनपद का इतिहास देखने को मिलेगा, जो कि एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, महाकोसाल देव जो कि इसका रूलर था, जिसने काशी को कॉन्कर करके उसको कोसाल महाजनपद के अंदर मर्ज कर लिया था। तो महाकोशाल देव ने अपनी बेटी की शादी, उसकी बेटी का नाम था महाकोशाला देवी। महाकोशाला देव राजा का नाम है, राजा की बेटी का नाम है महाकोशाला देवी। ठीक है, उसने शादी करवाई उसकी बिंबिसार से। बिंबिसार मगध रीजन का एक रूलर था। ठीक है, और उसने काशी को कॉन्कर करा था। अभी हमने देखा उसकी नजर काशी पे थी और उसने काशी को कॉन्कर करा था, अपने एम्पायर के अंदर मर्ज भी कर लिया था। तो अपनी बेटी की शादी जब उसने बिंबिसार से करवाई, जो कि मगध का एक रूलर था, उसने दहेज के तौर पर काशी को दे दिया। किसको दे दिया? बिंबिसार को दे दिया। पहला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये कहानी। ठीक है, दूसरी चीज, अब महाकोशाला देव का जो सक्सेसर था, जो कि कोसाल महाजनपद पर आकर बैठा, ही वॉज प्रसन्नजीत। उसका नाम था प्रसन्नजीत, और ये बुद्धा का कंटेम्प्ररी था। दोस्तों, कंटेम्प्ररी क्या होता है? जैसे दो लोग जब एक साथ रहते हैं पृथ्वी पर, भले ही वो एक दूसरे को जानते ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूं, अगर आपके दादाजी या परदादाजी अभी भी जिंदा हैं और आप भी जिंदा हो, तो आप एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हो। इस दुनिया में अगर कोई इंसान 126-125 साल का है, ओल्डेस्ट पर्सन है इस अर्थ पर, और आप भी जिंदा हो अभी, आप भले एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आप एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हो। तो कंटेम्प्ररी होने का मतलब जान पहचान होना नहीं होता है, दोनों का सेम टाइम पर प्रेजेंट होना पृथ्वी के अलग अलग कोनों में, या एक गली मोहल्ले में, या एक ही घर में, वो फर्क नहीं पड़ता कि लोकेशन कहां पर है, जान पहचान कैसी है। अगर दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट है तो उसको हम अंग्रेजी में कंटेम्प्ररी कहते हैं एक दूसरे के। तो प्रसन्नजीत कंटेम्प्ररी था बुद्धा का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एमसीक्यू में आपको आ सकता है। ठीक है, तो महाकोसाला देव के बाद जिसने अपनी बेटी महाकोसाला देवी की शादी करवाई थी बिंबिसार से, जो कि मगध का रूलर था, काशी उसने देश के तौर पर दे दिया था। उसके बाद कोसाल महाजनपद की गद्दी पर आकर बैठता है प्रसन्नजीत, जो कि बुद्धा का कंटेम्प्ररी था। ये वाली बात याद रखना। अब बिंबिसार का हो जाता है मर्डर। ठीक है, उसका हो जाता है असैसिनेशन। अच्छा दोस्तों, मर्डर और असैसिनेशन में फर्क जानते हो क्या होता है? नॉर्मल पर्सन की जब किलिंग होती है उसको मर्डर कहते हैं, लेकिन जब कोई सत्ता में बैठा हुआ, जब कोई राजा या कोई जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जब उसका मर्डर होता है तो उसको मर्डर नाम ना कह के हम उसको बोलते हैं असैसिनेशन। ठीक है, तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसन्नजीत ने क्या करा? मगध पर उसने अटैक करा और उसने काशी को छीनने की कोशिश करी बिंबिसार के सक्सेसर से। जैसे हुआ क्या, कोसाल महाजनपद के अंदर महाकोसाला देव के बाद इसका सक्सेसर आया प्रसन्नजीत, और मगध के अंदर जो बिंबिसार रूलर था उसका सक्सेसर आया यहां पर अजातशत्रु। ठीक है, तो बिंबिसार का असैसिनेशन हो चुका था, उसका मर्डर हो गया था, और प्रसन्नजीत ने मगध को अटैक करा। जो महाकोशाला देव ने काशी दे दिया था बिंबिसार को दहेज के तौर पर, उसने वो काशी दोबारा छीनने की कोशिश करी, बिंबिसार से नहीं, उसके सक्सेसर से, जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रसन्नजीत के लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? उसने सोचा मैं अपनी बेटी, प्रसन्नजीत की बेटी का नाम था वजीरा, जैसे महाकोसाला देव ने अपनी बेटी महाकोसाला देवी की शादी करवाई थी ना बिंबिसार से, और काशी दे दिया था दहेज के तौर पर। प्रसन्नजीत की अभी इच्छा यहां पर यह थी कि वो अजातशत्रु से काशी को छीन ले, जो कि मगध के अंदर मर्ज हो चुका था, मतलब डाउरी के तौर पर दे दिया था महाकोशाला देव ने। अब प्रसन्नजीत ने यह सोचा कि मैं अपनी बेटी का नाम था वजीरा, मैं इसकी शादी कर देता हूं अजातशत्रु से। पहले काशी को छीनना चाह रहा अजातशत्रु से, बाद में अपनी बेटी की शादी करवा दी उससे। ठीक है, और फिर से उसने काशी को डाउरी के तौर पर, दहेज के तौर पर मगध को दे दिया। ठीक है, तो लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली बात है। तो काशी में हमें बहुत बार ये परिवर्तन देखने को मिलता है इतिहास में कि काशी एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, एक रूलर के हाथ से निकलता हुआ, एक रूलर के चंगुल से निकलता हुआ दूसरे रूलर के हाथ में जा रहा है। तो काशी जो है इट चेंज हैंड्स थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरिज अलायंसेस के चलते, कभी इसका है कभी उसका है। ठीक है,
और पावरफुल पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो डेवलप हुए काशी को लेकर। कोसाल जो है वो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है इतिहास के पन्नों में रह चुका है। लोकेशन इसकी है यूपी, और ये यूपी का और इंडियन हिस्ट्री का एक रिच लेगेसी को डिनोट करता है, एक रिच इतिहास को डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये बोला जा रहा था कि कोसाल महाजनपद की जो कहानी है वो गुरूर की, घमंड की, ठीक है, पावर में आने की, डिप्लोमेसी की और एक लेगेसी की कहानी है, जिसने, लेगेसी मतलब होता है किसी भी चीज ने जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ रखी हो। कोई बहुत ऐसा मेजर इवेंट हो रखा हो, या किसी पर्सन ने कोई डिप्लोमेसी करके, वॉर करके, या कोई भी हरकत करके ऐसे इतिहास के पन्नों में जब उसको जन्मों जन्मों के लिए लोग आगे जान जाए, उसको हम लेगेसी कहते हैं। जैसे हिटलर की करतूतें भी एक लेगेसी के तौर पर है, जो कि जर्मनी के लोग अपना इतिहास कभी भी नहीं भूल सकते और पूरी दुनिया भी नहीं भूल सकती। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम बाकी महाजनपद के इतिहास की, जैसे काशी, कुरु, पांचाल और वत्स। ठीक है, काशी जनपद, महाजनपद के बारे में जानते हैं। ये जो काशी का जनपद था, जो महाजनपद आगे चलकर बना, ये प्रेजेंट डे वाराणसी में सिचुएटेड था। ठीक है, एंशिएंट टाइम में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जगह थी, लोग यहां पर पढ़ने आते थे, इसकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, आर्किटेक्चर और व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह थी। यहां पर एक रूलर था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त के टाइम पर काशी में, या काशी को लेकर आप ऐसा कह सकते हो कि बड़े सारे युद्ध लड़े गए अपने नेबर कोसाल किंगडम को के साथ, और बाद में आपने देखा भी था कि कोसाल किंगडम के रूलर महाकोशाला देव ने कैसे काशी को जीतकर उसको अपने एम्पायर के अंदर, नॉट एम्पायर, अपने किंगडम के अंदर उसको मर्ज करवा लिया था। ठीक है, तो कोसाल जो है फाइनली ले लेता है काशी को। यह है छोटा सा इतिहास काशी का। फिर है कुरु जनपद। कुरु जनपद सिचुएटेड है इन प्रेजेंट डे मेरठ। पुराने समय में उसको कहा जाता था हस्तिनापुर, और दिल्ली रीजन के आसपास, मतलब ये इसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया कहां तक फैला हुआ था वो हमें बताया जा रहा है। इसकी जो कैपिटल थी कुरु महाजनपद की, वो थी इंद्रप्रस्थ, और लेटर वैदिक टाइम पीरियड के कंपैरिजन में इसकी जो ग्लोरी थी आगे चलकर वो डिक्लाइन हो गई। लेकिन जो जातक कथाएं हैं जो कि बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है, जातक कथाएं दोस्तों क्या होती है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के चैप्टर में आपने सुना होगा, ये ऐसी स्टोरीज होती है, बेसिकली एनिमल्स की स्टोरीज होती है, और ऐसा माना जाता है ये प्रीवियस बर्थ है, प्रीवियस जन्म है गौतम बुद्धा के, जहां पर गौतम बुद्धा ने जन्म लिया था जानवरों के शरीर में, और उन कहानियों से हमें कोई ना कोई मॉरल स्टोरीज देखने को मिलती है। जो एमपी में सांची स्तूपा है, उसके जो 4 गेटवेज हैं, वहां पर भी उसके पैनल के ऊपर कुछ ना कुछ जानवरों की इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, कोई पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली जातक कथाएं हैं। ठीक है, तो जातक कथाओं के अंदर हमें अक्सर एक वर्ड देखने को मिलता है, डेट इज कुरु धर्म, यानी कि वहां पर कुरु महाजनपद की बात होती है। ठीक है, और क्यों होता है ये, क्योंकि हमने अभी जाना था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि महाजनपद का मेंशन हमें बुद्धिस्ट वर्ग अंगुत्तरा निकाय के अंदर भी देखने को मिलता है, जैन वर्ग भगवती सूत्र के अंदर भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा अब आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान गए हो कि विद रिस्पेक्ट टू कुरु महाजनपद, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सारे महाजनपदों में से कुरु महाजनपद की, तो उसका जिक्र हमें बुद्धिज्म की जातक कथाओं के अंदर देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पांचाल महाजनपद की। पांचाल महाजनपद जो था, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ गंगा यमुना दोआब। जब दो नदियों का संगम होके एक लैंड एरिया बनता है ना, उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, दो आप यानी कि दो नदियों से आया हुआ, आप मतलब होता है लैंड। ठीक है, जैसे आपको पता है, एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, पंजाब का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये है एक पंच, पंच का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है लैंड। तो दिस वॉज अ लैंड विच वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों के संगम से बना है पंजाब। ठीक है, तो ये जो सिचुएटेड है था पंचाल जनपद महाजनपद, इट वॉज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट एरिया ऑफ रोहिलखंड एरिया। ठीक है, नॉर्थ पंचाल की जो कैपिटल थी, जो मैं भी आपको बता रहा था ना प्रीवियस स्लाइड पे कि यही सिर्फ ऐसा महाजनपद है जिसकी 2 कैपिटल थी। तो 2 कैपिटल होने का इसका ये मतलब है, नॉर्दर्न साइड पर इसकी जो कैपिटल थी वो थी अहेछत्रा, सदर्न साइड पर इसकी जो कैपिटल थी इट वॉज कामपेल्ले।
ठीक है। तो नॉर्थ पांचाल की जो कैपिटल थी इट वाज अहेज छत्रा, प्रेजेंट है ये बरेली रीजन के आसपास आपको देखने को मिलती है वाली जगह। और काम्पिल्य पांचाल की सदर्न कैपिटल थी, प्रेजेंट है बदाऊं और फर्रुखाबाद के अंदर आपको देखने को मिलती है वाली जगह, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां पर रह गया है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद काशी के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर सिचुएटेड था, प्रेजेंट डे प्रयागराज में पाई जाता है ये वाला रीजन। और इसकी जो कैपिटल थी इट वाज कौशाम्बी, ठीक है। लास्ट में फिर हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो सारे के सारे जो महाजनपद जो थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाया है भारत के और स्पेसिफिकली यूपी के इतिहास को शेप करने के लिए, उसके कल्चर को शेप करने के लिए लर्निंग सेंटर्स रहे हैं इनमें से बहुत सारे महाजनपद। और यूपी की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया है महाजनपदों ने, क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो एक दूसरे रूलर्स को नीचा दिखाना चाहते थे। इसलिए आर्किटेक्चर की बात करो आप, चाहे लर्निंग सेंटर की बात करो, धर्म की बात करो, सब में वो एक महारत हासिल करना चाहते थे ताकि कैसे ना कैसे करके बाकी 15 महाजनपद के कंपैरिजन में वो अपने आप को एक उच्च श्रेणी में दिखा सके, अपने स्ट्रक्चर को एक ग्रैंडियर स्ट्रक्चर के तौर पर दिखा सके अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह को, और उनका किंगडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जिसको बाकी राजा भी माने, ये उनकी इच्छा थी। और ये 16 के 16 सारे महाजनपद ये वाली हरकत करते थे। इसकी वजह से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली उन 16 में से 8 महाजनपद जिनका इतिहास हमने आज के लेक्चर में जाना है, जो यूपी में पाए गए हैं, उन्होंने यूपी के हिस्ट्री को, कल्चर को, लर्निंग को और प्रॉस्पेरिटी को पॉलिश करा है इतिहास के पन्नों पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।